नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का छत्तीसगढ़ के सीजीपीएससी और व्यापम के ऑनलाइन वीडियो क्लासेस में। दोस्तों, मैंने जैसा कहा था कि मैं आज ही 2 वीडियो अपलोड करूंगा। ये दूसरा वीडियो है आज का। इसके जस्ट पहले वीडियो में मैंने जो गुप्त वंश है उसको पूरा डिटेल में बताया, पूरा डिटेल में। अगर आप लोग उसको देखोगे तो यूपीएससी लेवल तक का है, समझ जाओ। और साथ ही साथ वो क्या है, उसमें पीएससी का बहुत ही मददगार साबित होगा। अब उसमें अब किन्हीं को क्या करना है, जो वहाँ पर प्रश्न छूट गया है और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है गुप्त साम्राज्य का, 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसको मैंने यहाँ सेलेक्ट किया हुआ है। ये एसएससी, रेलवे, बैंकिंग सब में काम आएगा। अपने व्यापम, पीएससी सब के लिए 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसको जरूर देख लीजिए, एक बार लास्ट तक देखिएगा। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है ये। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल भूपेंद्र मिश्रा को सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। गुप्त साम्राज्य के महत्वपूर्ण प्रश्न। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त। गुप्त काल के दौरान महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ कौन था? तो आर्यभट्ट। गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा कौन सी थी? तो संस्कृत थी। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहते हैं। गुप्त वंश का वह शासक जिसने हुणों को भारत पे आक्रमण करने से रोका था, कौन था? तो स्कंदगुप्त था। कौन था? स्कंदगुप्त था। गुप्त साम्राज्य किस लिए प्रसिद्ध था? तो कला और स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध था। अजंता कलाकृतियों का संबंध किससे है? तो गुप्त काल से है। अजंता चित्रकारी कौन से धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से है। कवि कालिदास किसके राजकवि थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, इनको विक्रमादित्य भी कहा जाता था, उनके राजकवि थे। उत्तर गुप्त काल में प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था, कौन सा है? नालंदा है। एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो भानुगुप्त से है। फाहियान किसके शासन काल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। ये जो एरण अभिलेख है ये अपने समुद्रगुप्त से भी संबंधित है, चंद्रगुप्त से भी संबंधित है, लेकिन भानुगुप्त से ज़्यादा इसका वो रहेगा। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? तो गुप्त काल को क्या कहते हैं? भारतीय संस्कृति का स्वर्ण काल कहते हैं। फाहियान कहाँ का रहने वाला था? तो चीन का था। सेतु बंध का रचनात्मक प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था? तो वकाटक वंश का था। मोहरोली जो कि दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? तो चतुर्थी सदी में। कब हुआ है? तो चौथी सदी में हुआ है। धन्वंतरी क्या है और किसके दरबार में थे? तो धन्वंतरी जो थे एक चिकित्सक थे, और ये किसके दरबार में थे? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे। ये उनके 9 रत्नों में से भी एक थे धन्वंतरी। जो गुप्तकालीन शासन प्रणाली थी वो किस प्रकार की थी? तो राजतंत्रात्मक थी। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो कालिदास ने लिखा है। गुप्त काल के सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो दिनार कहते थे। गुप्त युग में राजस्व की दर क्या थी? तो उपज का चौथा भाग था। किस वंश के शासकों ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो गुप्त शासकों ने दिया है। मालविका अग्निमित्रम नाटक का नायक कौन था? तो अग्निमित्र है। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में है? तो प्रयाग प्रशस्ति में है। बात करें स्त्रियों की स्थिति किस युग में पुरुषों के बराबर थी? तो गुप्त काल में थी। कौन सा राजवंश हुणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था? तो वो गुप्तवंशी था। अजंता की गुफा कहाँ पर है? तो बाघ एमपी में है। गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया है? तो 319 से 500 में। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी, कब हुआ है? तो गुप्त काल से ही हुआ है। कब से हुआ है? तो गुप्त काल से ही हुआ है। बात करें गुप्त काल के सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो बयाना भरतपुर से ही हुआ है। बात करें हम लोग चंद्रगुप्त द्वितीय ने कब विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो शकों को उन्मूलन करने के बाद, मतलब शकों को हराने के बाद उसने क्या किया है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की ली है। गुप्तकालीन सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो दिनार कहते थे। गुप्त काल में के जनपदों की सूची में प्रथम जनपद का सम्मान निम्न में से किसे दिया गया था? तो प्रयाग को दिया गया था। प्रयाग क्या था? पहला जनपद था। हरिशेन किस शासक का दरबारी कवि था? तो समुद्रगुप्त का था। सारनाथ के घमेख स्फूत का निर्माण किस काल में हुआ है? तो गुप्त काल में ही हुआ है। बात करें यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? तो अभिज्ञान शकुंतलम है। कौन सा है? अभिज्ञान शकुंतलम है। जो फाहियान था वो किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय।
गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ था? तो वो कौन सा है? आर्यभट्ट ही है। गुप्त काल में उत्तरी भारत व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पतन से संचालित होता था? तो ताम्रलिप्ति से संचालित होता था। बात करें हम लोग वर्तमान गणित में जो दशमलव प्रणाली है उसका आविष्कार का श्रेय किसको जाता है? तो गुप्त युग को ही जाता है। वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? तो कौन है? आर्यभट्ट ही हैं। सर्वराज्योच्छेता क्या है? सर्वराज्योच्छेता मतलब सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि किसने धारण किया है? तो समुद्रगुप्त ने। किसने धारण किया है? समुद्रगुप्त ने धारण किया है। गुप्त काल में गंगा और यमुना नदी की प्रसिद्ध मृण मूर्तियाँ कहाँ पाई गई है? तो अहिछत्र में मिला है। कहाँ मिला है? अहिछत्र में। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे। क्या पूछा है? किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया? सबसे ज़्यादा दान किसने दिया है मंदिरों को और ब्राह्मणों को? तो गुप्त वंश वालों ने ही दिया है। कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? तो कालिदास का जो अभिज्ञान शकुंतला है वो टॉप 100 में गिना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर जो है वो गुप्त शासन काल में रेशमी वस्त्र का सर्वोत्तम उत्पादक था? तो वाराणसी है। कौन सा है? वाराणसी है। इतिहासकार V.A. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है? तो भारत का नेपोलियन किसको कहा है? तो समुद्रगुप्त को। दोस्तों इसके पहले वीडियो में मैंने बताया था कि V.A. स्मिथ ने अपनी एक पुस्तक में समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। उस पुस्तक का नाम आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि V.A. स्मिथ ने अपनी किस पुस्तक में समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। बात करें समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में मिलता है हमको? तो प्रयाग के अभिलेख में मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? तो किसका था वो? समुद्रगुप्त का था। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल भूपेंद्र मिश्रा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो डालते रहूँगा जो आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।